पे। अब बहुत सारे सवाल आ गए हैं, तो अब हम सीधे सवालों पे चलते हैं, और मुझे लगता है कि इन सवालों में आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा और प्रश्न पूछने वालों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रश्न अपने फोकस्ड और संक्षिप्त रखें, और पुष्पेंद्र जी यथासंभव संक्षेप। यस यस, मैं उसको शॉर्ट कर दूं। ठीक सर, जी। ठीक। पहला सवाल ले लेते हैं। दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं, सर बेस्ड ऑन रिलीजन वी हैव लॉस्ट हाफ ऑफ अर्स्टवाइल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, विल वी लूज नॉर्थ ईस्ट कश्मीर इफ वी डोंट वेक अप? तो सर ये तो आपने मतलब सवाल भी पूछा है और जवाब भी दे दिया है। तो अगर आप अगर नहीं जगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 1935 में लाहौर में ये कहा करते थे, जब मैं 12 साल उस जॉब में था, इंडिया का हेड था, तो मैं बहुत जाना होता था लाहौर के अंदर। मुझे लोगों ने बताया, उस वक्त के अखबार देखे, मैं लाहौर की लाइब्रेरी में गया, वहां पे 1935 में संजय भाई जो काम आज आप कर रहे हैं ना, जो बात आज आप कह रहे हैं, 1935 में भी लाहौर में ऐसी कई सभाओं में कई हिंदू लीडर्स ने कहा 1935 में कि भाई तुम्हें नहीं पता तूफान आने वाला है। वहां पे पंजाबी कहते थे, सिख कहते थे, कैसी तुम बात कर रहे हो, हम सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, तुम हमें लड़ाने आए हो। और 1935 में कह रहे थे, 1947 में भगवान राम के जो बच्चे थे, उनका शहर जहां दिवाली मनाई जाती थी, जो लव कुश के नाम से लाहौर जाना जाता था, आज वो खाली हो गया। यही 1990 से पहले कश्मीरी पंडितों को भूत सवार था कि सब है भाई भाई। तो भाई अगर आप नहीं जागेंगे तो क्या होगा? और 1920 में, आखिरी बात कहता हूं इस सवाल के, 1920 में भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता को ये बीमारी सवार हो गई थी कि मुसलमानों का दिल जीतना था। मोहम्मद अली जौहर अली लेके आए वहां से कि साहब हमें टर्की की जो हमें खलीफा मूवमेंट है उसको समर्थन करना है। ये गांधी जी के शब्द हैं कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमानों का दिल जीतेंगे और फिर मुसलमान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत हिस्सा लेंगे। 1920 में ये कह रहे थे, 27 साल में देश इस धर्म के मजहब के नाम पे पट गया। तो इसलिए भाई जो बात आपने पूछी है, आप नहीं जागेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। और सरकारें और राष्ट्र के बीच में फर्क करना सीखें। स्टेट अलग होती है, नेशन अलग होता है। जो स्टेट होती है वो सरकार चलाती है, समाज राष्ट्र बचाता है। इसलिए मुझे और आप सबको आज का अपना कुछ देना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब आने वाली जनरेशनों के लिए हम कुछ सुरक्षित कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु मोहिते जी पूछ रहे हैं, ओवैसी और उसके 3rd क्लास चमचे जो फतावा आलमगीरी में विश्वास करते हैं, क्या ऑपरेशन पोलो 2.0 करने का वक्त आ गया है? देखिए, ऑपरेशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहला ऑपरेशन जो इस देश में सफल हुआ है संजय भाई, और जो हमारे साथी ने, चेतन साहब ने जो सवाल पूछा है, पहला ऑपरेशन, मैं ये मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मेरा लेना देना नहीं है। आपने पहली बार आजाद भारत में जो चिंताएं, जो आपके अंदर गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, आप मुझे बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, हम सब लोग पूछे कि 2014 से पहले क्या हमने कभी भारत राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, सनातनी होते हुए कभी वोट दिया था? हमने यादव होके वोट दिया, ठाकुर होके वोट दिया, पंजाबी होके वोट दिया, बिहारी होके वोट दिया, यादव होके वोट दिया, ब्राह्मण होके वोट दिया। तो आपकी सरकारों ने वही किया। जब आप पहली बार सनातनी बनने का बोध हुआ तो 2014 में आपने सरकार चुनी, बहुमत से चुनी, और फिर 2019 में कहा कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, इसका मौका नहीं देंगे कि हमारे पास बहुमत नहीं था। तुम्हें 282 थी, हमने 303 दे दिए। लिहाजा आज ऑपरेशन तो 2014 में भारतीय समाज ने शुरू कर दिया। अब जिनको बिठाया उनको भी ये पता है कि हमें जिस काम के लिए भेजा है, सड़कें वड़कें बनाने नहीं भेजा हमने आपको। ये जहाज वहाज मत चलाओ, ये तो चलते रहेंगे, बनती रहेंगी सड़कें। इसीलिए उनको पता है तो 370 हटी, 35 पे हटी। और जब उनका मिजाज बदला तो काले कोट वालों ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा, नहीं नहीं हम 40 दिन में देंगे फैसला, हम 40 दिन में देंगे। उनसे कोई नहीं कह रहा था 40 दिन में दो, उन्होंने कहा। तो इस तरीके से इनकलाब आता है
आप आज इस दबाव को 1000 साल तक बनाएं, 1000 साल तक इसी दबाव को बना के रखें, तब जाकर के ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक सरकार बना दी, एक कोई आ गया, फिर वो चला गया, फिर हम रोने लगे। आज कम से कम हमारे पास एक हथियार है कि जिस भीड़ की बात हम करते हैं वो भीड़ सही जगह बटन दबा दे। बाकी हम जानते हैं कि 1-2 करोड़ लोग ही लड़ाई लड़ेंगे, बाकी लोगों को क्रिकेट देखने का शौक है, बाकी लोगों को नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखने का शौक है, बाकी लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। 1-2 करोड़ लोग भी दीवाने अगर इस देश में सनातनी हो गए तो सत्ता पे वो बैठेगा जो राष्ट्र को बचाएगा, जो सत्ता को बचाने के लिए सत्ता पे बैठेगा उसकी जगह खत्म हो चुकी है। ये दबाव बनाना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न चेतन अग्रवाल जी का है जी। 1 मिनट पे स्क्रीन पे आ रहा है। स्वप्निल मालगांवकर जी पूछ रहे हैं, सर सिविल वॉर के बाद इंडिया का कौन सा हिस्सा हमें इस्लामिस्ट को देना होगा, केरला या वेस्ट बंगाल? देखिए, इस प्रश्न में जीत का स्वर और उत्साह कम है और हार की ध्वनि ज्यादा सुनाई दी मुझे। अब जब युद्ध होगा ही और सिविल वार होगी ही, तो हम ये सोच के सिविल वार लड़ेंगे कि केरला भी देना होगा या बंगाल देना होगा। अगर आप इस मानसिकता से देश में कोई लड़ाई में शामिल होते हैं, युद्ध में शामिल होते हैं, वो युद्ध बौद्धिक भी हो सकता है, वो हथियारों का भी हो सकता है, वो सेना का भी हो सकता है। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले अगर आपने ये सोच लिया है कि हमें ये मिनिमम देना पड़ेगा या हम ये देने के लिए राजी होंगे, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आप जिस वक्त ये सोचेंगे कि अगर सिविल वॉर हुई तो कोने कोने पे जगह जगह जो जहां जिस हैसियत में है उस जगह अपनी हैसियत, योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से वो उस युद्ध को लड़ेगा, तो लाहौर भी आपका होगा, कराची भी आपकी होगी और बांग्लादेश भी वापस आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के लड़ेंगे कि बंगाल तो निकल ही चुका है आपके हाथ से, इस मानसिकता से दुनिया में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं मानता हूं, मेरा पूरा यकीन है और मैं सनातनियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, देश भर में जितना गुस्सा है, देश भर में जो अवेयरनेस आपने क्रिएट की है, अभी सिर्फ यहां पर सोचना शुरू किया है। 100 करोड़ सनातनियों में से 5 करोड़ लोगों ने जहन ठीक कर लिया, 95 करोड़ आपके पीछे चलने लगेंगे। इसीलिए आज भारत के अंदर जो माहौल बदला है, ये संजय दीक्षित जी रात के 10 बजे यूं ही प्रोग्राम नहीं कर रहे, जो इस देश को छोड़ करके पैसा कमाने गए थे वो भी इस वक्त सुन रहे हैं, उनको भी चिंता हो रही है। वो देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, 3 नवंबर को वहां चुनाव होने वाला है। हमने नहीं सुना कि कभी भारत के अंदर इस बात की चिंता हो कि अमेरिका में कौन जीतेगा, लेकिन आज हिंदुस्तान में जिससे बात करता हूं वो कहता है कि अमेरिका में ट्रंप का होना जरूरी है, अगर वहां ट्रंप है तो हमारा ट्रंप ठीक ठाक काम करेगा। लिहाजा ये जो अवेयरनेस है, ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इसलिए मैंने कहा अमेरिका में बैठा हुआ हिंदू, पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ हिंदू, अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ हिंदू, अमेरिका से लेके दुनिया, हर को लड़ाई लड़नी है। हर एक पे पास हथियार है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है, किसी के पास ज्ञान है, कोई बात कह सकता है, कोई भाषण दे सकता है, तब जाकर समग्रता में इस लड़ाई को लड़ेंगे। लिहाजा मेरे भाई, स्वप्निल भाई, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अब कुछ देना है। दे चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं, ये देने की मनोकामना से बाहर निकलिए, लेने की बात करिए, अब कुछ नहीं देना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्या है, ये तो एक संदेश है। माय फर्स्ट टीचर पुष्पेंद्र जी एंड सेकंड टीचर संजय जी, ग्रेट टू सी बोथ माय गुरुज टुगेदर। धन्यवाद बहुत बहुत चेतन जी, और धन्यवाद आपको। कुछ दिन बाद आरएसएन सिंह साहब भी आएंगे तो तीसरे गुरु होंगे उनके। I'm just joking, sir. ये अगला सवाल है पुष्पेंद्र जी, डॉक्टर स्वामी वर्क सो मच फॉर हिंदूज लाइक यू, फाइट्स फॉर टेंपल फ्रीडम एंड अदर इश्यूज, देन व्हाई आर यू अगेंस्ट हिम? मुझे ये समझ नहीं आया, ये विषय मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि स्वामी जी के बारे में मेरी क्या राय है। भाई मैंने तो कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा, और मैं आपको एक बात कहूं
कि इसको किस तरीके से नरेट किया गया, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि स्वामी जी से मेरा क्या झगड़ा है और कहां में भाई। वो महाज्ञानी आदमी पिछले 50 साल से राजनीति में है, बड़े बड़े कई बार मंत्री रह चुके हैं, मेरा उनसे क्या बिसाते भाई। लेकिन मैं एक आम भारतीय की हैसियत में, जिसके पास ना सत्ता की ताकत है ना पैसे की ताकत है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आप किसी टेलीविजन पे जब गलवान वैली के अंदर भारतीय सेना दो दो हाथ कर रही है और इस देश में 30-35 करोड़ रेडीमेड एंटी इंडिया और कुछ लिबरल और कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के मानने वाले सुबह शाम भारत की आर्मी को नीचा दिखा रहे हो, आर्मी पे सवाल उठा रहे हो, आर्मी का मनोबल गिरा रहे हो, तब कम से कम एक ऐसे मैच्योर लीडर से एक टेलीविजन की डिबेट में बैठ के कहते हैं कि 1962 से लेके कुछ नहीं बदला है और हमारी सेनाएं जो हैं उनकी हालत 1962 जैसी है, और भारत के आप जो भी नेतृत्व में बैठा है आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।